अभी हम पढ़ेंगे क्लोज टेस्ट। ये जो क्लोज टेस्ट है CHSL 2022-2023 में पूछा गया है। ठीक, हम ज्यादातर पूछा हुआ लेते हैं ताकि कि ग्रामर देखेंगे कि कैसे यूज हुआ है। इसमें हम ये ऑप्शन देखेंगे कि कौन सा होगा और ज्यादा अच्छा से देखेंगे कि कौन सा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि CHSL का एग्जाम खत्म हुआ तो इसको क्लोज टेस्ट पढ़ना खराब है, मतलब अच्छा नहीं है या फिर फायदेमंद बेनिफिशियल नहीं है। आप इसको एमटीएस के तौर पे, ग्रामर तो ग्रामर होता है, चाहे कुछ भी हो, ग्रामर हो। हम टोटल एक-एक ऑप्शन देखेंगे ये क्यों नहीं हुआ, ठीक है? आप क्या करें कि इस वीडियो को 5 से 10 मिनट तक देखें, है ना? इससे बीच देखें 5 से 10 मिनट के बीच तक। अगर आपको लगे कि हाँ, ये वीडियो बेनिफिशियल है, हमारे लिए अच्छा है, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। अगर लगे कि नहीं इससे अच्छा तो कोई और है, तो यूट्यूब पे तो बहुत बड़ा-बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है अंग्रेजी के लिए, है ना? आप वहाँ भी देख सकते हैं क्योंकि आपका समय कीमती है तो हम खरीद नहीं सकते, ठीक है? और अगर 5-10 मिनट देखने के बाद अगर लगे कि वीडियो खराब है या अच्छा नहीं लगा या फिर आपको लगे कि टाइम बर्बाद हो गया है देख करके, तो आप स्वतंत्र हैं इस बात से कि आपके पास ऑप्शन भी है इसका, तो आप कर सकते हैं। तो क्योंकि समय आपका है, खरीद नहीं सकते, नौकरी लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगेगा, पूरा अच्छे से सीख के जाएँगे और बढ़ते आगे, है कि नहीं? आपको अगर ये सब बेकार लगे तो डबल फास्ट करके बढ़ा दें। पढ़ें? तो सबसे पहले है इट इज़ ईज़ी टू थिंक। ये बहुत सोचना बहुत आसान है। सबसे पहले यहाँ प्रयोग हुआ है इट और उसके बाद प्रयोग हुआ है इज़। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा-सा समझते हैं। तो थोड़ा-सा समझने का बात ये है कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर होता है, तो हमको वर्ब भी सिंगुलर देना पड़ेगा। वर्ब कैसा देना पड़ेगा? सिंगुलर। लेकिन अगर यही चीज़ अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल होता, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता, तो हमको वर्ब भी कैसा देना पड़ता? प्लूरल देना पड़ता। सवाल ठीक है, सब्जेक्ट हम पहचान लेंगे कि एस और ईएस होता है, पेन है तो सिंगुलर है, पेन्स हो गया तो प्लूरल हो गया। बोर्ड है तो सिंगुलर है, बोर्ड्स हो गया तो प्लूरल हो गया। माइक है तो सिंगुलर है, माइक्स हो गया तो प्लूरल हो गया। स्टैंड है, सिंगुलर है, स्टैंड्स हो गया तो प्लूरल हो गया। कुल मिला के ज्यादातर नाउन में क्या होता है, एस लगाने के बाद वो 99% प्लूरल ही बन जाता है। एस और ईएस लगाने के बाद तो ऐसा ही होता है ना कि वो प्लूरल बन जाता है। लेकिन वर्ब में ऐसा नहीं होता है, जस्ट उल्टा होता है। कैसे उल्टा होता है थोड़ा समझते हैं। कि हम ऐसा याद रखते हैं कि बचपन से हम एक चीज पढ़े ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, तो उसी तरह पढ़ते हैं एस फॉर सिंगुलर। अब ए फॉर एप्पल में ए पहले चालू होता है लेकिन एस फॉर सिंगुलर सबका लास्ट में एस देखेंगे। तो जिसके जिसके अंत में हमारा एस होगा वो सिंगुलर होगा। सवाल सब होगा, हाँ सब होगा। जैसे इज है तो ये हमारा सिंगुलर है, वाज है हमारा सिंगुलर हैज है हमारा सिंगुलर है, कम्स है ये हमारा सिंगुलर है। सर प्लूरल लिख के दिखाइए, ये रन है ये प्लूरल है। सर रन्स अगर कर दे तो ये हमारा सिंगुलर को क्योंकि लास्ट में एस है। मतलब जब हम वर्ब में एस लगा रहे हैं तो वो हमारा क्या बन जा रहा है? तो वर्ब में एस लगाने के बाद वो हमारा सिंगुलर बन रहा है। लेकिन नाउन में अगर हम एस लगा रहे हैं जैसे कि बोलते हैं पेन्स, तो प्लूरल बन जा रहा है। ये क्या बन रहा है? प्लूरल। अगर उसी तरह से हम मान लेते हैं लिखे बोर्ड्स या फिर बुक्स, तो ये हमारा बन जा रहा है क्या? प्लूरल। तो यही नहीं समझ में मतलब ये हम कह सकते हैं कि जब हम नाउन में एस लगा देते हैं, इसमें जब एस लगाते हैं तो ये हमारा बनता है प्लूरल। लेकिन जब वर्ब में हम एस लगा देते हैं तो ये हमारा बन जाता है सिंगुलर। जब इसमें एस लगाएं तो ये हमारा बना सिंगुलर और जब नाउन में एस लगाएं तो ये हमारा बन जा रहा है प्लूरल। मतलब जस्ट उल्टा है कि नहीं है कि नाउन में एस लगाओ तो प्लूरल, वर्ब में एस लगाओ तो सिंगुलर। लास्ट का बात कर, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो वर्ब है, नाउन है, वो नाउन जो है वो बराबर है 1/वर्ब का। नाउन इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ 1/वर्ब। हम याद रखने के लिए केवल बोले हैं। अगर इससे ना याद हो तब का बात बोले हैं कि एस फॉर सिंगुलर, ऐसा कोई नियम नहीं, हम याद रखने के लिए बोल रहे हैं कि ऐसा तो कर सकते हैं क्योंकि नाउन में एस लगा रहे हैं तो वो प्लूरल बन रहा है और वर्ब में एस लगा रहे हैं तो वो सिंगुलर बन रहा है। यानी उल्टा तो है, और उल्टा है तो लिख तो सकते हैं कि नाउन इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ 1/वर्ब। कुछ भी लिख देते हो, हम खाली याद रखने के लिए बता रहे हैं आपको, ऐसा कोई नियम नहीं। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो हमको सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। तो यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा इट है और इट क्या है हमारा सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। एस पर क्या होता है सिंगुलर, मतलब आहा मजा आ गया कि चलो इट इज। अब ये था पूरा कहानी इसका इट इज का, यहाँ तो समझ में आ गया। इट इज इजी, ये बहुत ही आसान है। टू थिंक सोचना। अब टू जो होता है वो हमारा होता है इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव के साथ हम वर्ब का पहला फॉर्म प्रयोग किया करते हैं हमेशा। टू के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म होता है। बस ये जो टू है ना वो किसी के साथ इडियम फ्रेज के साथ, कोई एडजेक्टिव के साथ नहीं लगा होना चाहिए। अगर उसके साथ लगल आ गया टू तो समझ जाना उसके बाद फिर वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का चौथा फॉर्म लग जाता है।
नहीं तो फिर ऐसा याद रखते हैं, नहीं समझे ना इडियम फ्रेज एडजेक्टिव, तो ऐसे समझ लेते हैं कि कुछ-कुछ ऐसा होता है ना जिसके बाद हमेशा आईएनजी आता है। और एसएससी क्या करता है, बार-बार 4-5 ही ऐसा सवाल होता है जिसके बाद ये पूछता है। जैसे हम बोल रहे हैं विथ अ व्यू टू इसके साथ प्लस आईएनजी, क्योंकि ये साथे आता है। विथ अ व्यू टू जो है ना ये साथे आता है, इसी के साथ लगा लाया विथ अ व्यू टू, ये साथ में आया तो टू के बाद आईएनजी। प्रोन टू ये साथ में प्रयोग होने वाला है तब आईएनजी। अधेर टू तो इसी टू हमेशा साथ में आता है तब फिर आईएनजी। लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू या लुक फॉरवर्ड टू, तब इसके बाद क्या आएगा, आईएनजी। मतलब जो टू सटल आएगा ना तभी आईएनजी, और यही 4-5 जो बोले ज्यादा रिपीट करता है एसएससी। एडिक्टेड टू प्लस आईएनजी ऐसा। लेकिन अगर टू इन्फिनिटिव के तौर पर आए तो टू के बाद हम क्या देंगे, वर्ब का पहला। लेकिन ऐसा वर्ड तो कोई है ही नहीं, ना लुक फॉरवर्ड है, ना विथ अ व्यू टू है, ना एडिक्टेड टू है, ना लुक फॉरवर्ड टू है, कुछ नहीं है। तो इसका मतलब टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा, टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है। इट इज इजी टू थिंक, ये सोचना बहुत आसान है। दैट की, दैट की डेली लाइफ, ये हमारा जो जिंदगी मतलब डेली लाइफ मतलब किसका डेली लाइफ, आप देखते हैं डेली लाइफ ऑफ अ प्लांट, किसका, प्लांट का डेली लाइफ का बात किया है, तो इस ऑफ का मतलब हो गया का, और ए हो गया हमारा डिटरमिनर, और डिटरमिनर के बाद आता है क्या, डिटरमिनर के बाद आता है एक वर्ड रहे तो वो हमारा क्या होता है, नाउन होता है। डिटरमिनर कौन हो सकता है, तो वो हर चीज डिटरमिनर है जिसके बाद में नाउन आया करता है। जैसे सर ए डिटरमिनर है तो क्या इसका जो गोतिवा है एन वो भी डिटरमिनर है, हाँ है। क्या इसका गोतिया एक और है द, ये भी डिटरमिनर है, हाँ। सर एक वर्ड रहा तो आप कह दिए कि नाउन है, अगर दो वर्ड रहा तो क्या कह देंगे, तो हम कहेंगे कि ये पहला वाला एडजेक्टिव होगा, दूसरा वाला नाउन होगा। सर दो ही वर्ड, कभी कभी तो तीन वर्ड देख लेंगे, तब क्या करेंगे, तो आप पहला वाला को एडवर्ब कीजिएगा, दूसरा वाला को एडजेक्टिव और तीसरा वाला को नाउन। सर चार वर्ड रहा तब चौथा को भीतरे भेज देंगे, फिर चौथा का काउंट नहीं किया जाता है। ठीक, तो ए एंदा हो गया। नाउन तो जानते हैं सिंगुलर प्लूरल कैसे होता है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो कैसा कैसी का जवाब दे देता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। जैसे राम एक गरीब लड़का है, तो कैसा का जवाब कौन दे रहा है, कैसा लड़का, गरीब लड़का, तो गरीब का इंग्लिश क्या हुआ, पुअर, और ये जो पुअर है वो हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव। राम बहुत गरीब, राम जैसे राम नहीं और कोई, मतलब फलना अंधरा, अंधरा है, अंधरा है मतलब ब्लाइंड है, और ब्लाइंड मतलब क्या हुआ, कैसा है, ब्लाइंड है मतलब अंधा है, तो ये हमारा क्या, एडजेक्टिव। और जब इसी एडजेक्टिव में हम एल वाई लगा देंगे तो वो हमारा बन जाएगा एडवर्ब। वो हमारा क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। जैसे एडजेक्टिव है तो ये एडवर्ब बन जाएगा, एल वाई लगाएंगे तब। तो एडवर्ब हम जानेंगे कि 90% एल वाई इंडिंग वर्ड, एल वाई से इंड होने वाला वर्ड क्या, तो हमारा एडवर्ब होता है। जैसे पुअर है तो पुअरली, ब्लाइंड है तो ब्लाइंडली, ऐसा, तो वो एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं इसमें नाउन में एल वाई लगाएंगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा, एडजेक्टिव में एल वाई लगाएंगे तो वो एडवर्ब बन जाएगा। जैसे फ्रेंड है, नाउन है, नाउन में एल वाई लगाए, फ्रेंडली तो वो बनेगा एडजेक्टिव। ठीक है, अभी यहाँ एडवर्ब, तो थोड़ा सा समझना है कि 90% जो होता है ना वो हमारा एल वाई इंडिंग वर्ड क्या होता है, एडवर्ब होता है। अब सवाल आप लोग का होना चाहिए कि सर 10% क्यों नहीं होता है, कारण क्या है, तो हम अभी बताएं कि जैसे नाउन हमारा क्या है, फ्रेंड, ये नाउन है, तो नाउन में जब एल वाई हम लगाते हैं ये हमारा क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। तो एल वाई इंडिंग वर्ड कभी एडजेक्टिव भी तो हो जाता है ना, इसीलिए बोले कि 10% 90% ही एडवर्ब होता है, बाकी जो 10% वो एडजेक्टिव, नाउन में एल वाई लगा करके एडजेक्टिव बना दिया करते हैं। तो ये ज्यादातर, लेकिन याद रखिएगा 90% एल वाई एडवर्ब ही होता है। ये इतना एडजेक्टिव क्या है ना, एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, और एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को। और एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, तो एडवर्ब वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, और ये एडवर्ब खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, अपने आप को भी क्वालिफाई करता है। मतलब कि एडवर्ब कितना मस्त आदमी है, सबको ले दे के चलता है। एक तो सबसे पहला एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक, एडवर्ब वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आना चाहिए, दो, एक और एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। ये एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई कैसे कर सकता है सर, कोई बात नहीं। जैसे अगर एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई नहीं करता तो हम कैसे लिखते हैं, आज वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड लिखते हैं ना। तो ये जो है हमारा गुड क्या है, कैसा है, कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। अरे कैसा का जवाब दे दिया रे, कैसा का जवाब कौन सी दल का, तो क्या मिला, तो अच्छा, अच्छा है, यानी कि कैसा का जवाब मिला, तो ये हमारा एडजेक्टिव हुआ। और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए क्या है, वेरी, और ये जो वेरी है हमारा एडवर्ब है।
क्या है, एडवर्ब है। तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन कर रहा है, एडवर्ब। और इस भेरी को क्वालिफाई कौन कर रहा है, भेरी, यानी ये भी क्या है, एडवर्ब। अब बताइए एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर दिया ना। तो एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है और एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है और वर्ब को भी क्वालिफाई करता है एडवर्ब। कितना मस्त आदमी है, समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़े, तो यहाँ एक वर्ड था तो ये हमारा क्या होगा, नाउन। अब ये थोड़ा सा ये मिटा दे, अब ये थोड़ा सा हम समझाते हैं यहाँ पे ए और एन। अरे चलिए कोई बात नहीं, लिख देते हैं। ए और एन जो है ना, ये हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है। मतलब इसके बाद प्लूरल लिख ही नहीं सकते अगर ए लगा दिए तो। जैसे हम लिखे अ पेन, तो अ पेन ही होगा, अ पेन हमारा गलत हो जाएगा। जैसे एन ऑरेंज, तो ये हमारा क्या होगा, ये एन ऑरेंज ही होगा, ऑरेंजेस गलत हो जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल का नाउन को दर्शाता है। तो अ प्लांट है, प्लांट्स नहीं है। और जब अ प्लांट है तो ए प्लांट है, और जब ए को प्लांट है इसका मतलब अभी ये तो सब्जेक्ट का काम करेगा। और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और सिंगुलर होने के लिए वर्ब में एस लगा होना चाहिए। तो अ प्लांट इज, अ प्लांट इज अ सिंपल, अ सिंपल। अब क्या है अ सिंपल देख लेते हैं। अब यहां पर है अ सिंपल, वो क्या चीज है, तो देखेंगे कि इट इज इजी टू थिंक, ये बहुत ही आसान है। इट इज इजी टू थिंक, ये सोचना बहुत आसान है अपने दैट डेली लाइफ ऑफ प्लांट, जो जिंदगी है प्लांट का डेली लाइफ का, ये बहुत ही आसान है, इज अ सिंपल। अब थोड़ा सा देखें, ये वंस का मतलब होता है एक बार, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, है ना, ऐसा। तो चलिए ये खत्म हो गया, क्योंकि बोल रहे हैं कि ये सोचना बहुत आसान है कि जो पौधे की जिंदगी है वो एक क्या है, इट इज अ सिंपल, मतलब एक साधारण है। प्लांट की जो जिंदगी है एक साधारण है, ऐसा। और एक साधारण है तो एक बार साधारण करेंगे तो इसका मतलब प्लांट का जिंदगी एक ही बार साधारण होता है, बार बार नहीं होता, ये तो गलत हो जाएगा। तो ये गलत हो गया। ये वंश का मतलब होता है किसी का, तो किसी का प्लांट, ऐसा तो है नहीं खाली मेरा प्लांट नहीं है ना कि साधारण, सबका होता है, तो ये भी गलत हो गया। ये वंश का मतलब होता है अपना अपनी का देता है, वन शुड लव वंस कंट्री। हम क्या बोल रहे हैं, अपना अपनी का मीनिंग देता है, वन शुड लव वंस कंट्री, COUNTRY लिखल है, अच्छा छाड़ दिए हैं। तो वन शुड लव वंस कंट्री, मतलब हर कोई को अपने देश से प्यार करना चाहिए। तो ये वंश तो अपना दे रहा था, अपना पौधा का साधारण जिंदगी है नहीं, हर एक पौधा का एक साधारण होता है अगर उनका डेली लाइफ सोचो तो यहाँ क्या होगा, वन। मतलब इट इज इजी टू थिंक, ये सोचना बहुत आसान है कि डेली लाइफ ऑफ प्लांट की जो पौधे का डेली लाइफ होता है, ये सिंपल वन, एक मतलब सब मतलब साधारण, एक साधारण रूप है प्लांट का जिंदगी, एक बार रूप नहीं है, किसी का नहीं है, अपना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वन। आगे बढ़े, दे सीम, ऐसा लगता है, क्या ऐसा लगता है, दे सीम टू जस्ट स्टैंड, ऐसा लगता है कि वो भी पेड़ है। अब दे यहाँ प्लूरल का बात किया है, दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। और वर्ब को प्लूरल होने के लिए क्या होना चाहिए, वर्ब को प्लूरल उसमें ऐसे नहीं लगाना चाहिए। तो दे सीम है, अगर रहता ना कुछ जैसे ही रहता तो यहाँ सीम्स करते, क्योंकि सिंगुलर सिंगुलर वर्ब देना पड़ता। दे सीम, ऐसा लगता है, टू जस्ट स्टैंड, कि वो लोग मात्र खड़ा है, वो लोग मात्र क्या है, खड़ा है, देयर एंड सन बाथ, मतलब वहां पे वो लोग क्या है, मस्त खड़ा है, और वो लोग क्या कर रहा है, सन बाथ ले रहा है, मतलब धूप से नहा रहा है, इन्हें मतलब धूप सेक रहा है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो टू के बाद यहाँ तो ठीक है, टू जस्ट स्टैंड वर्ब का पहला फॉर्म, दे सीम टू जस्ट स्टैंड देयर, मतलब वो केवल वहां पे खड़ा है, एंड सन बाथ, और क्या कर रहे, केवल और केवल धूप सेक रहे और कुछ नहीं कर रहे, ऐसा हम लोग को लगता है। आगे बढ़े, हालांकि प्लांट्स, अब ये प्लांट्स क्या हो गया, जब तक प्लांट था सिंगुलर था तो सिंगुलर दिए, अब ये प्लांट्स प्लूरल है तो आर जो है वो प्लूरल है, क्योंकि एस रहता तब तो सिंगुलर ही था, एस तो है नहीं, तो इज था हमारा सिंगुलर, तो आर एम जो छूट गया वो प्लूरल, एम छोड़ के, तो यहाँ लिखा है प्लांट्स। अब प्लांट्स आर वेरी बिजी, हम लोग को ऐसा लगता है कि वो लोग केवल खड़ा है और धूप सेक रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में अगर देखें, हालांकि वो लोग जो होते हैं वो बहुत ही बिजी होते हैं, वेरी बिजी, क्या है, वेरी बिजी, बहुत ही बिजी होते हैं, ऑल द टाइम, सभी समय। अब ये जो ऑल है ना, ऑल के बाद द आया करता है, लेकिन अगर यही चीज होल रहता तो फिर इसके पहले द आता, याद रखना है ये सब चीज को, ठीक है। ऐसे याद रखते हैं ना, ए के बाद टी आता है और टी के बाद डब्ल्यू आता है, ऐसे भी याद रख लेंगे, ऑल द टाइम, ऑल के बाद
जो भी नाउन आएगा प्लूरल, और नहीं तो अनकाउंटेबल आए तो सिंगुलर। ठीक है, जैसे ऑल के बाद अगर गिनने वाला चीज आया, ऑल के बाद अगर काउंटेबल आया गिनने वाला, तो समझ जाना प्लूरल होगा। अगर ऑल के बाद अनकाउंटेबल आया तो समझ जाना है सिंगुलर होगा। ठीक है, ऑल के बाद, जैसे ऑल के बाद प्लूरल अगर काउंटेबल आया गिनने वाला तो प्लूरल, और ऑल के बाद अगर अनकाउंटेबल आया तो सिंगुलर। तभी तो बोलते हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अब ये क्या है, वेल है तो इसको गिन ही सकते क्या? अच्छा, नहीं गिन सकते, इसलिए ऑल इज वेल। इसका प्लूरल लिखे ऑल आर वेल इन माय फैमिली मेंबर्स। आप फैमिली मेंबर तो गिन ही सकते, तो ऑल आर वेल इन माय फैमिली मेंबर्स, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑल द टाइम, सभी समय, डूइंग, वो लोग कर रहे होते हैं, क्या करते हैं देखते हैं। थिंग्स, क्या करते हैं? अब देखते हैं कि वेरी बिजी, प्लांट्स जो है वो वेरी बिजी होता है ऑल द टाइम, सभी समय, डूइंग थिंग्स, और क्या करते हुए, तो बहुत सारी चीजों करते हुए वो बिजी होते हैं। थोड़ा सा ऑप्शन अगर देख ले तो एनी जो है, एनी का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझते हैं। एनी जो है अधिकतर नेगेटिव जवाब देने के लिए आता है। एनी जो है वो अधिकतर किसका जवाब देने के लिए आता है? नेगेटिव जवाब देने के लिए आता है। जैसे हम बोले डू यू हैव, डू यू हैव, खाली स्थान मनी, डू यू हैव मनी, ऐसा हम सवाल पूछे, आपके पास दो ऑप्शन है, एक है सम और एक है एनी। हालांकि सम नहीं है लेकिन बता दे रहे, एक सम है एक एनी है। अब क्या भरेंगे हम लोग? डू यू हैव मनी, हम केवल पूछ रहे हैं। अब ये सवाल दो चीज में आ सकता है, एक नेगेटिव में आ सकता है और दूसरा पॉजिटिव में आ सकता है। क्या आ सकता है? यस आई हैव मनी, नो आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव मनी। मनी लिखा हुआ है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा अगर देखें, हम क्या बोले, सम और एनी का ऑप्शन छांटने के लिए बता रहे हैं, तो ये सम हुआ, ये एनी हुआ। तो सम और एनी में देखेंगे फर्क। तो डू यू हैव मनी, क्या तुम्हारे पास पैसा है? जवाब कुछ भी आ सकता है, हाँ है या नहीं है। ठीक, हम सवाल पूछ रहे हैं डू यू हैव, तो हम बोलेंगे डू यू हैव सम मनी, इसका मतलब पैसा है नहीं, लेकिन हम पूछ रहे हो सकता नहीं हो, इसलिए कहेंगे डू यू हैव एनी मनी, क्या तुम्हारे पास कोई भी पैसा है? डू यू हैव एनी मनी। अब इसका आंसर दो चीज में आएगा, यस आई हैव मनी, तो यस आई हैव मनी नहीं, यस आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। नो आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, ऐसा होगा। अब एनी और सम का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, क्या होगा? ठीक है, यस आई हैव सम मनी, और नहीं तो नो आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। डू यू हैव एनी मनी, क्या तुम्हारे पास कोई पैसा? तो अब एनी का कॉन्सेप्ट में समझेंगे कि जब जवाब नेगेटिव में देना है तो हम एनी का प्रयोग करते हैं। अब एनी का कहानी समझ में आ गया। अब यहाँ भर के देखते हैं। अब यहाँ क्या बोला है कि प्लांट्स आर वेरी बिजी, वो बहुत बिजी होते हैं ऑल द टाइम, सभी समय, डूइंग थिंग्स, डूइंग एनीथिंग्स, एनीथिंग्स मतलब कुछ करते समय। अरे जब वो लोग बिजी क्यों है? क्योंकि कुछ कर रहा है, और जब कुछ कर रहा है तो पॉजिटिव बात है, नेगेटिव कहाँ हुआ? और जब नेगेटिव नहीं हुआ तो एनी ऑप्शन हमारा कट जाएगा। ये एनी को काटने के लिए ये पूरा रामायण और महाभारत करना पड़ा। ठीक है, तो इसका मतलब एनी खत्म। अब यहाँ भेरी, अब एनी का कहानी समझ में आ गया, मिटा दे। आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं। अब ये एनी मिटा रहे हैं, अब एनी खत्म हो गया। अब यहां अगर देखें तो डूइंग थिंग्स आर, थिंग्स जो होता है वो हमारा नाउन होता है। कोई भी वस्तु जो है वो तो नाउन ही तो है, और नाउन है। और भेरी हम क्या बोले? एडवर्ब है। और ये भेरी किसका किसको क्वालिफाई करता है? तो भेरी, हम बोले थे ना कि भेरी एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा, वर्ब को क्वालिफाई करेगा और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा। लेकिन यहाँ नाउन है, नाउन के बारे में नहीं बताए थे कि नाउन को क्वालिफाई, नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करता है। यहाँ वेरी का नहीं, तो वेरी यहाँ पर हमारा क्या हो गया? एडवर्ब, जो कि गलत हो गया क्योंकि आगे नाउन है। या तो वेरी के बाद एडवर्ब ही होता, या तो फिर वर्ब होता, या तो एडजेक्टिव होता। तो ये वेरी खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया? आगे बढ़े। उसके बाद है मच, मच और मेनी। अब ये दोनों छांट लेते हैं। एक मच होता है, एक मेनी है। ये जो मच है, ये बड़ा मचमच करने वाला आदमी है, मतलब गिन ही नहीं पाएगा, इतना दे देगा ना मचमचा जाएगा दिमाग, अरे बहुत मचमच कर रहा है, अरे ले लो, मतलब इसको गिन नहीं सकता है, अनकाउंटेबल है ये, जिसको गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। और ये मेनी काउंटेबल हो, मेनी क्या लगेगा? काउंटेबल के साथ, जिसको गिन सकते हैं।
तो जिसको गिन सकते हैं उसमें काउंटेबल और जिसको नहीं गिन सकते अनकाउंटेबल। अब हम जो अनकाउंटेबल है उसमें एस और ईएस तो नहीं लगाएंगे। पानी है वाटर, तो क्या इसको प्लूरल बनाने के वाटर करेंगे? नहीं, वाटर मतलब समुद्र हो जाएगा। एयर मतलब होता है हवा, तो क्या वो तो अनकाउंटेबल है, एयर्स करेंगे तो अफवाह हो जाएगा, नहीं कर सकते, है ना। तो कोई ऐसा चीज जो अनकाउंटेबल उसमें तो प्लूरल लगा ही नहीं सकते, लेकिन थिंग वस्तु है और वस्तु है इसका मतलब हम उसको प्लूरल बनाए हैं, थिंग्स किए हैं। और जब प्लूरल बना के दिया है इसका मतलब जिसका प्लूरल बनता हो, मच तो अनकाउंटेबल के लिए है तो मच तो कट गया, और जो प्लूरल का प्रयोग हुआ है तो यहाँ हुआ है मेनी, यानी टाइम डूइंग मेनी थिंग्स, वो बहुत सारा चीज करते रहते हैं। अब समझ में आया कि इसका कहानी क्या था? समझ में आ गया ना कि मेनी क्यों होगा, बाकी सारा का ऑप्शन क्यों नहीं होगा। ठीक है, मेनी के बाद हमेशा याद रखिए कि जो नाउन आता है वो प्लूरल फॉर्म में आता है, लेकिन अगर यही चीज मेनी के बाद अगर ए आ जाए, अगर अ आ जाए ना, तो समझ जाना आगे क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन अगर यही चीज अ ग्रेट मेनी होता ना, ग्रेट मेनी, अगर यहाँ अ होता तो फिर प्लूरल रहता। ऐसे याद रखते ना, मेनी के बाद तुरंत खाली देखना, बस मेनी के बाद प्लूरल, मेनी के बाद प्लूरल, खाली मेनी के बाद बीच में अगर ए आ गया तो सिंगुलर, क्योंकि ए और एन तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेता है। आगे बढ़े, अब ये ऑप्शन समझाने में इतना, आगे बढ़ते हैं। दिस एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी? ये जो एक्टिविटी की है वो, दिस एक्टिविटी इज, अब ये दिस हमारा सिंगुलर है इसलिए इज सिंगुलर है, ये जो दिस है, दिस पढ़ते हैं इसको, दिस, और एक होता है दिस, ये होता है हमारा सिंगुलर, ये होता है हमारा प्लूरल। सर याद कैसे रखेंगे? आप ऐसे याद रखें, इसमें कोई भी ऐसा वर्ड है जो रिपीट हुआ है दिस में? नहीं। अरे जो कोई नहीं है, सब सिंगल सिंगल है तो सिंगुलर। इसमें कोई ऐसा वर्ड जो रिपीट हुआ? हाँ सर, ई हुआ है, ई, तो दू आ गया, इसका मतलब प्लूरल, तो ये प्लूरल के लिए आता है, ये सिंगुलर के लिए आता है, तो ये सिंगुलर के लिए आता है, सिंगुलर इज लगा हुआ। दिस एक्टिविटी इज एम्ड, अब इस एक्टिविटी का उद्देश्य क्या है बताते हैं, एम्ड मतलब उद्देश्य। दिस एक्टिविटी इज एम्ड दैट, एम एट सर्वाइविंग द डे, मतलब वो लोग क्या कर सके, जीवित रह सके उस दिन के लिए, उसका उद्देश्य यही रहता है कि एट सर्वाइविंग द डे, उस दिन, एंड, अब एंड क्या करता है, एंड फॉर द फ्यूचर, और किसके लिए क्या करता है, फ्यूचर के लिए केयरिंग करता है, प्यार करता है, फ्यूचर के लिए प्यार, क्या वो लोग खड़ा रहता है, धूप सेकता है, हम लोग को ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं कर रहा, साधारण खाली धूप सेक रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है, प्लांट बहुत बिजी होता है अपने आप में काम करते हुए, भले दिखता नहीं है हम लोगों को। अब क्या होता है कि बहुत सारी चीजों में बिजी रहता है, उसकी ये जो एक्टिविटी जीवित रहने के लिए होता है, और किसके लिए होता है, तो प्यार करने के लिए, गलत। सेंसिंग मतलब समझने के लिए नहीं, रिवाइविंग पुनर्जीवित के लिए नहीं, पुनर्जीवित क्या, मर जाएगा तब ना पुनर्जीवित होगा, यहाँ तो बोल रहे धूप सेकने के लिए खड़ा है, लगता है कि वो खड़ा है लेकिन होता बहुत बिजी है, मतलब, और वो प्लानिंग किसके लिए करते रहता है, फ्यूचर के लिए, तो क्या करते रहता है, प्लानिंग, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए प्लान करता है कि कैसे उनको खाना बनाना है, कैसे भेजना है, पति तक जाएगा। पूरा दुनिया में बीवी खाना बनाती है, लेकिन एक पेड़ पौधा ही ऐसा है जहां पत्तियां खाना बनाते हैं। ठीक है, याद रखिए। तो डूइंग प्लानिंग फॉर द फ्यूचर किसके लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं। अब दे प्लूरल तो आर प्लूरल, तो दे आर कंटिन्यूअसली वर्किंग, वो लगातार काम कर रहे होते हैं, फॉर इट, अपने लिए, इसके लिए अपन क्या करते हैं, वो लोग लगातार काम करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली वर्किंग। अब कंटिन्यूअसली क्या, एलवाई एंडिंग वर्ड क्या बता है, एडवर्ब, और ये वर्किंग क्या हो गया, वर्ब। अब वर्ब का विशेषता क्या बता रहा है, एडवर्ब बता रहा है कि नहीं बता रहा है, तो कंटिन्यूअसली वर्किंग, लगातार काम करते, फॉर इट, इसके लिए। प्लांट्स, अब ये क्या है, प्लूरल, और प्लूरल है तो वर्ब भी हमको क्या चाहिए, प्लूरल, और वर्ब प्लूरल होने के लिए उसके अंत में एस नहीं चाहिए, तो इसके अंत में एस है क्या, नहीं है, तो ये तो प्लूरल हो गया फिर, क्योंकि एस होता वर्ब में सिंगुलर हो जाता। तो प्लांट्स नीड, प्लांट्स को जरूरत है फूड, भोजन का, टू सर्वाइव, किसके लिए, जिंदा रहने के लिए, टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म, टू सर्वाइव, being in the ground means that they cannot move around to find food, so they must make their own। यहां बोला है कि वो क्या करते हैं कि वो लोग जिंदा रहने के लिए उसको भोजन चाहिए, being, अब यहां देखिए सुलूट मतलब कलंकित करना, वो लोग कलंक किसको लगाएगा भाई, तो ये गलत हो गया, कलंकित होगा नहीं, सबमर्ज्ड, और क्लटर मतलब परेशान, अव्यवस्थित जिसको बोलते हैं ना, अव्यवस्थित हो जाना, इसका मतलब धब्बा होता है, धब्बा, वही कलंक से रिलेटेड हो गया, और ये क्लटर मतलब क्या बोले, अव्यवस्थित। थोड़ा सा हिंदी एकदम बेकार है, इसका लिखा हुआ मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, लास्ट में साहब को हम मीनिंग लिख दिए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब एक रूट बचा जिसमें जड़ होता है, तो यहाँ बोला है कि दे आर कंटिन्यूअसली वर्किंग फॉर इट, अपने काम करते हैं, प्लांट्स नीड फूड, जरूरत होता है भोजन का, टू सर्वाइव, जीवित रहने के लिए, बीइंग रूटेड इन द ग्राउंड, और जो ग्राउंड में जो रूट
होता है, जो पकड़े रहता है, जकड़े रहता है, दैट दे कैन नॉट मूव, जो इधर-उधर मूव होता नहीं है अराउंड द फाइंड फूड। वो लोग भोजन को ढूँढने के लिए इधर-उधर वो लोग जाता नहीं है, वहीं रहता है जड़ से पकड़े हुए। दे मस्ट मेक, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा रूटेड। तो बीइंग रूटेड इन द ग्राउंड, कहाँ पे? ग्राउंड में। मीन्स दैट दे कैन नॉट मूव, कि वो लोग, इसका मतलब ये है कि मूव तो नहीं कर सकते हैं अराउंड टू फाइंड फूड, अपने भोजन को ढूंढने के लिए। टू फिर से इन्फिनिटिव, फाइंड हमारा वर्ब का पहला फॉर्म। सो इसलिए दे मस्ट मेक, अब मस्ट हमारा क्या है? मॉडल, और मॉडल के बाद क्या आता है? वर्ब का पहला फॉर्म। तो मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है मस्ट मेक देयर ऑन, वो खुद से बनाते हैं। दे डू दिस, दे डू वो लोग करते हैं, दिस बाय टेकिंग वाटर फ्रॉम द सोइल, वो ऐसा कैसे करते हैं? तो वो मिट्टी से पानी को ले जाकर के, कहां से लेते हैं? मिट्टी से, इसलिए क्या है? फ्रॉम का प्रयोग है। द हमारा डिटरमिनर है, उसके बाद एक ही वर्ड है, तो एक वर्ड है हमारा नाउन है। अब इन द रूट, देयर रूट्स, किसके द्वारा वो लोग लेता है? किसके माध्यम से लेता है? जड़ के माध्यम से लेता है ना। अभी मिट्टी से पानी कौन खींचेगा? जड़ ही तो खींचेगा, और जड़ खींचेगा तो रूट्स खींचेगा, एंड अ मॉलिक्यूल, और कोई अणु, कोई कण खींचेगा इन द एयर कार्बन डाइऑक्साइड इनटू देयर लीव्स, और वो लोग छोड़ देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के जो देते हैं, हाँ, उसको छोड़ देते हैं। अब थोड़ा सा अगर देखो तो ये लिखा है फ्रॉम देयर सोइल इन देयर रूट्स। अब किसके द्वारा लिखता है? जड़ के द्वारा। अब कोई चीज अगर माध्यम आ जाता है तो हम बोलते हैं थ्रू, लगाते हैं उसमें। जैसे हम बोले ट्रेन जो है वो टनल से गुजरता है, तो यहाँ लिखेंगे थ्रू द टनल, क्योंकि माध्यम, अगर कोई चीज माध्यम बीच में अगर आ गया तो वो थ्रू लेगा, है ना। तो इसी तरह यहाँ माध्यम के रूप में कौन आया है? जड़, और जड़ माध्यम के रूप में आया है, तो क्या होगा? थ्रू मानेंगे। अब बहुत को करेगा बाय देयर रूट्स, अपने जड़ों के द्वारा, नहीं, जब माध्यम के रूप में आ गया तो समझ जाना थ्रू का प्रयोग होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये कलम हमको चाहिए, तो इसका मतलब किसी और के द्वारा आया है, जैसे वो उठा उसको दिया, उठ उसका, हम बोलेंगे थ्रू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के माध्यम से हमको ये कलम मिला, ऐसा बोलेंगे। बाय द स्टूडेंट्स नहीं, क्योंकि कोई माध्यम आया है। ट्रेन टनल से गुजरता है तो बोलते थ्रू द टनल, ये होता है टनल, और इसके बीच से अगर ट्रेन गुजर रहा है ना तो ये होता है थ्रू। छूट गया यू, है ना। THROUGH लिखा है, तो ये होता है थ्रू, ठीक है, जब कोई माध्यम आ जाए तो यहाँ क्या होगा? थ्रू। अब विथ और अब तो ऐसे ही कट गया, तो ये हो जाए, ठीक है। अब इतना तो समझाए ग्रामर। अब समझ में आया होगा कि इसमें क्या ग्रामर था, क्या यूज करना था ऑप्शन में, क्या यूज नहीं करना था, कैसे करना था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में हम मतलब ठीक लगा हमको या नहीं लगा। अब इसका देखते हैं कि थोड़ा ग्रामर बताते वक्त ना थोड़ा होता है कि भूल जाते हैं कि इसका हिंदी क्या था, तो इसका हम हिंदी थोड़ा सा समझा दे। ये आपका थोड़ा सा उसका मीनिंग हो गया कि जो जो टफ टफ था उसका मीनिंग लिख करके दिए है। सेंसिंग, संवेदना, रिवाइविंग, पुनर्जीवित, सारा का सारा लिखा हुआ है, और सारा आंसर भी वहां पे लिखा हुआ है, गड़बड़ नहीं होगा। एक जरा सा कुछ नहीं छोड़े हैं आपको समझाने के लिए, मतलब एक जरा सा कहीं भी नहीं है कि अनकंफर्ट है, करे साला मीनिंग नहीं मिला, डिक्शनरी निकालो, सब कुछ मिलेगा। अब थोड़ा सा इसका हिंदी हम पढ़ लेते हैं। यह सोचना आसान है कि पौधे का दैनिक जीवन एक सरल होता है, आसान होता है। ऐसा लगता है कि वो बस वो खड़े होकर के धूप सेक रहे हैं, हालांकि पौधे हर समय कई काम करने में बहुत व्यस्त होते हैं। यह गतिविधि है, इसका उद्देश्य दिन भर जीवित रहना और भविष्य के लिए योजना बनाना था कि कैसे हम पहुंचाए पानी उन्हीं को। वे है इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसके लिए पौधे को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, और जमीन में जड़ जमाए रहने का मतलब है कि वो हिल नहीं सकते और भोजन खोजने के लिए चारों ओर घूमे, ऐसा कर नहीं सकते। इसलिए उन्होंने अपना स्वयं का भोजन बनाना होगा। वे ऐसा करते हैं, मिट्टी से पानी अंदर लेना, अंदर नहीं, अंदर से ऊपर पानी लेना, ये थोड़ा डिफरेंट है। और उनकी जड़ों और एक अणु के माध्यम से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड उनकी पत्तियों में जाता है। मतलब ये उसका पूरा का पूरा हिंदी था। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, लेकिन हम बता दिए इसका हिंदी, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं इसको। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन ठीक लगा होगा, और आप पूरा पूरी सीखे होंगे। और ये पूरा एग्जाम, मतलब आप ग्रामर अगर सीख रहे हैं ना, अगर सीखने में तेजी लाना है ना, तो ये बड़ा परफेक्ट फंडा है ना। ये बहुत बेसिक है। तो उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।